हाँ, तो पिछले वीडियो की तरह आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा सिविल सर्विसेज के अंदर, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो आरएएस हो, कोई सी भी एग्जाम के अंदर, ऐसे जो मेंस के एग्जाम होते हैं रिटन वाले, उसमें सीधा का सीधा ऐसा क्वेश्चन आता है और बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है। तो कितना मौका है आप अपने आप को रिटन प्रैक्टिस करने की। तो ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक, इनकी आपको ऐसे के सब नोटबुक के अंदर उतारना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अपना इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18 होगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपकी बुक से लिया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिविंग कंसर्ट शेप एंड फॉर्म द प्रिंसिपल्स इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। मतलब ये यूँ कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था, हमारी जो संविधान सभा है, संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनको विरासत में मिले थे। बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछा गया है। मतलब जो, क्योंकि सीधी सी बात है, हमारी जो संविधान सभा थी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनको बनाने वाले मेंबर, उनको बनाने वाले सदस्य सारे के सारे नेशनल मूवमेंट से, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये बात मैंने आपको बताई थी। इसीलिए हमारा संविधान दी बेस्ट है, साउथ अफ्रीका का संविधान दी बेस्ट है, यूएसए अमेरिका का संविधान दी बेस्ट है। रीज़न क्या है? क्योंकि इन तीनों के ही संविधान, इन तीनों के ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है, लिखे गए हैं। और दूसरी बात, नेशनल मूवमेंट जो था, राष्ट्रीय आंदोलन जो लोगों ने किए थे, उनसे जुड़े हुए लोग हैं ये। और राष्ट्रीय आंदोलन जब चलेगा, भाई सोचो अपन कोई मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब हम किसी समस्या को लेके मूवमेंट कर रहे हैं, भाई किसी प्रॉब्लम को लेके अपन आंदोलन कर रहे हैं, है ना। तो वो जो प्रॉब्लम और समस्याएं थी वो इन लोगों को पता थी, समझ गए? बिल्कुल, इसीलिए हमारा संविधान अच्छा बना। और यही क्वेश्चन है कि क्या वाकई संविधान सभा वही काम कर रही थी जो उस टाइम पर लोगों के जो सेकंड क्वेश्चन नीचे वाला, कि जो लोगों के उस टाइम पर उन्होंने जो वादे किए थे, जो आश्वासन दिए थे, उन्हीं को पूरा कर रही थी? हाँ, ये भी सही है, नीचे वाला क्वेश्चन भी सही है। दोनों एक ही बात अथवा के अंदर आ सकता है कि भारत का संविधान एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो ये जो मेंबर थे, इन लोगों ने इन जो लोग थे उनको ये आश्वासन दिया था कि हम ऐसा काम करते हैं कि हमारे देश का एक संविधान बनाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम होगी हम वहाँ पर मिल बैठ के सॉल्व करेंगे, हमारे देश का अलग हो, अंग्रेजों की नहीं चलने देंगे। तो वो जो इन्होंने आश्वासन दिया था, जो इन्होंने भरोसा दिया था, उनको पूरा कर रहे थे। हाँ, वो बात भी सही है, ये क्वेश्चन वैसे भी सही है। तो आपको आंसर दोनों का सेम लिखना है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ए मोरल कमिटमेंट किया था ये, टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट दैट विल फुलफिल द मेनी प्रोमिसेस, जो वादे किए थे, जो आश्वासन दिए थे, दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल। बिल्कुल से दोनों का आंसर सेम होगा। आपकी बुक में एक हेडिंग है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। ये मैं आपको विरासत की बात बताता हूँ। विरासत का मतलब ये होता है कि जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जैसे एक राजा है, एक किंग है, उसका बेटा जो युवराज होगा, उसका बेटा, सीधी सी बात है, उस बेटे के लिए जो उसके पिताजी ने जो एम्पायर खड़ा किया है, उस बेटे के लिए वो विरासत हो गया, उसको विरासत में मिल गया, उसको ज़्यादा जोर नहीं आया। वैसे ही ये कह रहा है क्वेश्चन वाला, ये पूछ रहा है कि हमारी जो संविधान सभा है वो तो सिर्फ उनको विरासत में जो राष्ट्रीय आंदोलन मिल गया था उसी को पूरा कर रही थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसी को पूरा कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर लोगों के क्वेश्चन थे क्या, कि हमारे देश की सरकार कैसे बनेगी, हमारी जो देश है उसकी गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, लोगों के बीच में जो ये असमानताएं हैं ये कैसे दूर होगी, गरीब अमीर के बीच की जो खाई डिफरेंस है वो कैसे दूर होगा। ये जितने भी क्वेश्चन, मैं बताऊँ कौन कौन से क्वेश्चन माइंड में उठे थे, वो सब राष्ट्रीय आंदोलन से तो मिले, हमें नेशनल मूवमेंट से तो मिले, उन्हीं को पूरा करते। बिल्कुल सही। तो आंसर लिखेंगे अपन कि संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन विरासत में प्राप्त किए थे। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इतने तो ठीक है। ये द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिविंग कंसर्ट शेप एंड फॉर्म द प्रिंसिपल्स इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको इतना पूरा लिखना है, ठीक है। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। वेरी गुड। क्या लैंग्वेज लिखी देखो कि राष्ट्र जब संविधान लागू हुआ था ना, उसके कई दशक पहले, मतलब दशक का मतलब 10 वर्ष होते, कई 10 कोई 100 वर्ष पहले ये चर्चा हुई थी। क्या चर्चा हुई थी कि संविधान बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन है माइंड में। क्या क्वेश्चन उठे थे कि भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, मतलब जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, यहाँ से बढ़ता हूँ मैं एक बार इंग्लिश के अंदर भी, फॉर डिकेड्स
Preceding the promulgation of the Constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the marking to the Constitution. वो क्या क्वेश्चन थे कि the shape and form of government, हमारे देश की सरकार की जो स्वरूप हो कैसा होगा, इंडिया शुड है, ठीक है। दूसरा द वैल्यूज इट शुड अपहोल्ड, यहाँ पर वैल्यूज का मतलब है मूल्य। मूल्य का मतलब हमें जैसे हाँ इंसान का एक मूल्य होता है कि किसी का अगर उससे हो सके तो भला करे, वो उसका एक मूल्य, ये मूल्य पैसों वाला मूल्य नहीं है, ये वैल्यू है, मूल्य है, उसका नैतिक मूल्य है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो उसका एक नैतिक मूल्य है, ठीक है, उसका एक कैरेक्टर है, वो वाली वैल्यू। तो वो मतलब ये है कि हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, तो वैसे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन वैल्यूज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये भी क्वेश्चन 2 उठ गए। तीसरा क्वेश्चन उठा कि किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि द अनइक्वलिटीज इट शुड ओवरकम। ये इतने सारे क्वेश्चन हमारे संविधान बनने से पहले लोगों के माइंड में उठ रहे थे। और इसको कब पूरा किया? Answers forged in those debates were given their final form in the Constitution। और इन सभी प्रश्नों का जो आंसर मिला वो एक संविधान बन के मिला। मतलब लोगों ने अब जितने भी क्वेश्चन थे उनका आंसर किस में मिला? संविधान बन गया। तो मतलब संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसने इन सब प्रश्नों का आंसर दे दिया। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। यानी कि उन बहसों से, जो डिबेट चली थी, उन बहस चली थी, उनके निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप, मतलब फाइनल डिसीजन, अंतिम प्रदान किया गया। बस अंतिम रूप प्रदान किया गया। चलो ये कंप्लीट हो चुका। बिल्कुल। नेक्स्ट है पॉइंट कि राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, मैंने आपको बता दिया था बेसिक इंट्रोडक्शन वाले दोनों वीडियो के अंदर कि नेहरू जी ने 1946 के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी। अलग से क्वेश्चन आएगा, हद नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, वो भी लेंगे अपन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है और इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और सार्वजनिक, आगे बात करें कल्याण, ये जितने भी बातें होती है वो इसी के अंदर है। क्वेश्चन वापस सुनो, क्या लिखी हुई बात है यहाँ पर आंसर कि परहैप्स द बेस्ट समरी, अगर आपको संविधान सभा की बेस्ट बातें जाननी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे अच्छी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी बातें जाननी है, तो नेहरू द्वारा लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ लीजिए। ये हमने आंसर में लिखा है। उद्देश्य प्रस्ताव ने हमें क्या दिया? क्वेश्चन वाला वापस क्वेश्चन उठेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव में वो सारी बातें थी, इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। समझ रहे हो कि सभी समान रहे, सबको शिक्षा मिले, कि गरीब के बीच में ज़्यादा खाई ना रहे, ठीक है, अमीर गरीब के बीच में, सारी बातें। यानी कि इसको अपन देखेंगे समरी ऑफ द प्रिंसिपल दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये पूरा कर लेना वहाँ से लेके यहाँ तक है, ब्राउट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, या फिर ऑब्जेक्टिव प्रपोजल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल। ब्रैकेट में क्या लिखा? द रेजोल्यूशन दैट डिफाइन द एम्स ऑफ असेंबली, ठीक है, जो मुख्य इसका एम था असेंबली का, वो इसके अंदर बातें लिखी हुई है। मूव्ड बाय नेहरू इन 1946, 1946 के अंदर नेहरू के द्वारा लाया गया। बेस्ड ऑन द, अब इसके अंदर क्या बातें हैं? बेस्ड ऑन दिस रेजोल्यूशन our constitution gave institutional expression to these fundamental commitments like equality, liberty, democracy, sovereignty, ये और अभी और थोड़ा बातें और करेंगे अपन। तो कितना शानदार आंसर है। ऐसा कैसा आपको लिख के आना है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, पूरा करेंगे, उसके बाद में अपन ऑब्जेक्टिव प्रपोजल को भी पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तब जाके आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे कि चैप्टर में क्या बातें रखी। ठीक है, हाँ, तो आगे देखो, हिंदी के अंदर ठीक करना, जो अपने सार्वजनिक में लिख दिया था ना यहाँ पर, वो सार्वजनिक नहीं है, सार्वजनीन है। सार्वजनीन पहचान का मतलब है पूरे संसार में हमारी एक पहचान, सार्वजनीन, जिसको हर कोई जाने। ठीक है, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। ठीक है, सॉरी, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी का मतलब होता है जिसको हर कोई जाने, सार्वजनीन, सबकी नज़रों में हो, पूरे विश्व में हमें लोग जाने। ऐसी पहचान हमारी संविधान सभा ने, यानी हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी। समझ गए? वेरी गुड। सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। आगे देखते हैं।
अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं का भूल भुलैया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासन को पूरा करेगी। तो मतलब जो क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन अपन लिखे थे वो दोनों आंसर इसके अंदर छुपे हुए थे। देखो ये दो लास्ट की जो दो लाइन है ये नीचे वाला क्वेश्चन है, और जो शुरुआत करती है अपने क्वेश्चन का आंसर लिखने की वो ऊपर वाला क्वेश्चन था। मतलब ये क्वेश्चन जो आंसर अपन लिखा है ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, चाहे दोनों पूछे एक साथ तो भी यही आंसर इतना लिखना है आपको, और एक पूछे तो भी इतना लिखना है, चाहे दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ जाए आपको आंसर ये पूरा डिट्टो ऐसा का ऐसा लिखना है। देखो मैं एक बात बताऊं, एनसीईआरटी की खास बात क्या होती है, एनसीईआरटी आपको मजबूत कर रही है, आपको नींव मजबूत कर रही है, क्योंकि जब जैसे अपन आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे वहाँ पर एक एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, एक एक अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये थ्योरी नहीं आएगी वहाँ पर। तो ये थ्योरी किस लिए आती है, ये आपका बेस मजबूत कर रही है, ये आपको हर चीज़ें बता रही है कि कैसे कैसे क्या हुआ था पहले, तब ये संविधान का ये आर्टिकल रखा गया, ये अनुच्छेद रखा गया, ये नियम बनाए गए, ये कायदे बनाए गए, सब बातें, ये अधिकार, ये राइट्स, सब बातें समझ गए। इसलिए थ्योरी को दिमाग में फिट करनी है। दूसरी बात, जो जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, कोई भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो मेंस का जो पेपर होगा वो रिटन होता है, उसमें ये थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपसे कारण ही पूछते हैं कि क्या कारण था जब ऐसा हुआ, या फिर आपके क्या विचार हैं, समझ रहे हो। इसलिए ये मजबूत करनी नहीं, थ्योरी को बार बार रिवाइज करना, दिमाग में फिट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लास्ट यहाँ से लिखते हैं अपन, हिंदी जो लिखी थी ना अतः हमारा, तो वहाँ से दस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मरली ए मैच ऑफ रूल्स, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ये नियमों का भूल भुलैया, मतलब कि एक कोई नियमों का एक ऐसा कोई पोथी पांदड़ी नहीं है ये, मतलब समझ के एक बंडल नहीं है भाई चलो नियम कायदे रख के बैग पैक करके रख दिया, नहीं ऐसा ही नहीं है। इसमें सब कुछ बातें रखी, यहाँ पर लिखा नहीं है वर्ड हिंदी में, भूल भुलैया का मतलब है कि ऐसा ही नहीं कि कोई बॉक्स भर के रख दिया वैसे ही और बस कि ये लो संविधान, नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हर लोगों की सारी, कैसे सरकार बनेगी, कैसे लोगों की सारी हितों को देखा जा रहा है, लोगों के पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए, उन सभी बातों को रखा गया है, ऐसे नियम कायदे नहीं है, ठीक है, यानी कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स, बट ए मॉरल कमिटमेंट टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट दैट विल फुलफिल द मेनी प्रोमिसेस दैट द नेशनल मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल। जो राष्ट्रीय आंदोलन में हमने वादे किए थे, जो आश्वासन दिए थे, उन सभी को पूरा करता है, सभी को फुलफिल करता है, ठीक है, ऐसे कोई भूल भुलैया नहीं है नियमों का, ठीक है, ये बात है। अब मैं बार बार अपन यूज करे थे ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोल दो बोले, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या फिर ऑब्जेक्टिव प्रपोजल या फिर उद्देश्य प्रस्ताव, जो हमारे नेहरू जी लेके आए थे उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, हालांकि मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्शन में 2 वीडियो बनाए हैं, उन दोनों वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बता दिया, लेकिन इसके अंदर क्या था वो पढ़ेंगे। फिर एक बार छोटा से रिवाइज कर दूं कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव प्रपोजल या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। 13 दिसंबर का मतलब 13 दिसंबर 1946 1946 को लाया गया। जब उधर किसी भी प्रस्ताव या प्रपोजल को लाया जाता है, लेकिन उसमें सबकी सहमति से वो पास कब हुआ, पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को लाया गया और महीने 1.5 महीने बाद में 22 दिसंबर को सब ने यस कर दिया, और फिर ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव, वो पास हो गया, ठीक है। लेकिन बात दिमाग में ये है कि यही उद्देश्य प्रस्ताव ऐसा था जिसने हमारी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको पूरा का पूरा प्रियम्बल इसी पर डिपेंड है, प्रस्तावना इसी पर डिपेंड है, और हमने इस ऑब्जेक्टिव की बहुत सारी बातें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी रखी गई। तो ऐसा क्या खास था इसके अंदर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर मेन पॉइंट क्या है, या फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे को मतलब एक हेल्प करती है, वो बातें सारी पढ़नी। जितनी भी 7-8 बातें हैं इनको बिल्कुल बार बार रिवाइज करो, 100% फ्यूचर में सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, 100% तैयारी कर लेना। वो 8 बातें क्या देखते हैं अपन। पहली बात देखो कितनी शानदार बातें लिखी हुई, तभी तो अपन इसको यस किया कि भारत उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या होंगे लिखना है, मेन पॉइंट्स ऑफ टू द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्वेश्चन है 19वां आंसर है भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। बिल्कुल सही है, इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, क्योंकि हम अब आज़ाद हो गए, अब हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के फोर्स पे, अंग्रेजों के किसी गुलाम नहीं है। हम हमारा सब कुछ, हमारा तिरंगा झंडा है, हमारा संविधान है, हमारी जनता है, हम सब अलग बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है, किसी पर कोई जोर नहीं है। दूसरी बात,
भारत और हम, अच्छा संप्रभु गणराज्य हो गया, डेमोक्रेटिक कंट्री भी होगी, ठीक है, वो भी आप इसके अंदर जो लिखा, इसके अलावा कुछ मत लिखना, लेकिन ये डिटो वही, इसमें वर्डिंग भी वही रखना, शब्दावली ये रहनी चाहिए, ठीक है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय शत्रु, ध्यान रखना, जहां पर ब्रिटेन का मतलब अंग्रेज, जो अंग्रेजों के अंडर में जो हमारे एरियाज आते थे इंडिया के, वो शत्रु कोमा, देशी रियासतें और देशी रियासतों के भी बाहर ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ यानी कि हमारे देश में देश का अंग बनना चाहते हैं, उन सब का संघ होगा। ये बात भी नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी हुई है, क्या कि इंडिया शेल बी यूनियन ऑफ ईस्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, जो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में थी, लेकिन अब अंग्रेज तो निकल गए, तो वो इलाका जो अब हमारे देश में मिलना चाहता है, मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया के स्टेट्स या फिर अदर पार्ट्स ऑफ आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स आर एज आर विलिंग टू बी ए पार्ट ऑफ द यूनियन, वो हमारी यूनियन का, वो हमारे इस संघ का, पूरे संघ का, मतलब भारत एक संघ है, भारत एक यूनियन है, इसमें मिलना चाहिए तो मिल सकते हैं। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, तो देशी रियासतें हैं, उनको छूट थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान मिल सकते हैं, चाहे तो भारत मिल सकते हैं, उनको छूट थी। इसके अलावा तो मोस्टली भारत में मिली थी, आपको बताइए। हालांकि जो कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र में, अभी जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो लोग आते हैं वो तो फिर उधर रह गए, बाकी मोस्टली हमारी जो प्रिंसली स्टेट्स है, देशी रियासतें हैं, जो राजा महाराजाओं का राज था वो, और राजा महाराजाओं के राज के आसपास छोटी मोटी कोई भी ज़मीन हो, वो वहाँ के लोग अगर भारत के अंदर मिलना चाहे तो मोस्ट वेलकम, मिल सकते हैं, वो हमारे संघ का, हमारी यूनियन का एक पार्ट है, हिस्सा है। ये बात भी इसमें लिखी हुई है, समझ गए। दूसरा पॉइंट। तीसरा, संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होगी। संघ का मतलब हमारा पूरा भारत एक देश, वो एक यूनियन, एक संघ हो गया। उसकी यूनिट का मतलब है इकाइयाँ, मतलब वो ऑटोनोमस होगी। ऑटोनोमस क्यों का मतलब क्या होता है, वो ऑटोनोमस यूनिट्स इसलिए बोलते हैं कि भारत एक संघ, यूनियन, और उसके 28 राज्य, अभी की ताज़ा बता रहा हूँ, 28 स्टेट्स, तो सभी के सभी राज्य अपने अपने सेपरेट हैं, स्वायत्त हैं। ऐसा नहीं है कि जो यूनियन है, संघ सरकार है, वो राज्यों के ऊपर अधिकार करेगी, नहीं, राज्य की सरकार सेपरेट है। ये मैंने कहा था, राज्य की पुलिस भी सेपरेट है, राज्य का स्टेट की जो पुलिस अपनी सेपरेट है, राज्य की जो इनकम टैक्स आता है वो राज्य की सरकार लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो बिल्कुल सेपरेट है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स नहीं करेगी कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे कि देखो कि संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होगी, ऑटोनॉमस होगी, और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी। ध्यान रखना, उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि इसकी जो पावर और शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार यूज करेगी, नहीं, राज्य सरकार की शक्तियां, स्टेट गवर्नमेंट की पावर खुद यूज करेगी, वो कि संघीय सरकार को उसका कोई हक नहीं है। ये भी इसमें बात कही है, तभी हमारे देश की खास बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। जैसे कि राजस्थान में भी कांग्रेस गवर्नमेंट है यहाँ पर, और सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है ना। ऐसे एग्जाम्पल आप मन में ले सकते हो। Territories forming the union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government and administration except का मतलब ना होना, except those assigned to or vested in the union। यूनियन मतलब उसके ऊपर जिसका पावर वो नहीं कर सकती। जैसे यूपी है, यूपी के अंदर अभी क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी सरकार है, वो अलग स्टेट है, वहाँ की अलग पावर है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ पर अलग पार्टी है, वो शासन कर रही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर केंद्र थोप लेगा, लेकिन दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार कर सकती है, क्योंकि वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। लेकिन स्टेट सेपरेट है, राज्य सेपरेट है, वो अपना ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना, राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में यही फर्क है। स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में क्या फ़र्क होता है, पता चल गया आपको कि यूनियन टेरिटरी के अंदर केंद्र का पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल रखती है, जबकि जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, वो अपना सेपरेट है। इसीलिए दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोग क्या कहते हैं कि हमें दिल्ली को एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ, मतलब हमें एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दो, ताकि हम हमारा इस्तेमाल कर सकें। जैसे दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है।
समझ गए, मतलब मोदी सरकार के अंडर में आती है। अब समझोगे आप दिमाग से, ठीक है। ये बात, और खूब सारी और भी ऐसी बातें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नहीं करने देती, क्योंकि उनको वहाँ पर उस सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी यूटी है, ये कारण है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं कही गई, यहाँ पर एक कहा गया कि जो भी राज्य होगी उनको सेपरेट पावर होगी। यूनियन टेरिटरी वाली बात वो अलग से अपन ने बनाई थी। फिर संप्रभु और स्वतंत्र भारत, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत बिल्कुल जनता होगी। यानी कि स्वतंत्र भारत है, संप्रभु है, और इसमें जो संविधान की समस्त शक्तियाँ हैं उन सब का स्रोत जनता होगी। कैसे कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतंत्रात्मक देश है हमारा। जनता को हक है वो चाहे अपना पसंद का किसी भी नेता को चुन सकती है। तो पूरी की पूरी पावर किसके हाथ में है? जनता के पास में। भाई जनता जिसको जिताएगी वो ही तो सरकार बनेगी और वही सरकार देश को चलाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जनता से। तो पीपल, लोगों के अंदर सारी ताकत है, ठीक है। तो ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people। वो पूरी की पूरी जनता के हाथ में, वो जैसा चाहेगी अपने विवेक से, अपने माइंड से इस्तेमाल करके करेगी। नेक्स्ट, भारत को, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, तगड़ी बात कही गई है कि भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 तरह की न्याय है, ये ध्यान रखना, 3 तरह की, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिक न्याय, जस्टिस, राजनीतिक न्याय, ध्यान रखना। यानी कि ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। समझ गए, 3 तरह की पावर है। सामाजिक का मतलब वो समाज के अंदर कैसे भी रह सकता है, ऊंच नीच का ये जो होता है जाति धर्म का, वो कोई इस पर इशू नहीं, आराम से रह सकता है। आर्थिक, जो चाहे जितना पैसा कमा सकता है, किसी भी फील्ड में वो अपना काम कर सकता है, किसी भी फील्ड में नौकरी कर सकता है। राजनीतिक, कोई भी वर्ग का लोग, किसी भी जाति धर्म का लोग राजनीति के अंदर भी आ सकता है, पॉलिटिक्स के अंदर आ सकता है, खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, सारी हक है उसको, ठीक है, चुनाव लड़ने का सबका, ये गारंटी हो गई। तो ध्यान रखना, ये तीनों की तीनों न्याय जो हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों की तीनों जो जस्टिस हैं, ये हमारे सीधे सीधे प्रियम्बल में है, मतलब हमारी जो प्रस्तावना है ना उसके अंदर है। तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि हमारे प्रियम्बल में, हमारी प्रस्तावना में कितनी तरह की न्याय है? आपका आंसर होगा 3 तरह की न्याय, सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल, 3 तरह का जस्टिस या 3 तरह की न्याय, ठीक है। आगे की बातें बताऊंगा। कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल सही, यानी कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कानून के सामने सबको बराबर का हक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये लाइन है, खैर वो तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सबको बराबरी का हक है। और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सभी को, हिंदी वाले यहाँ देखना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमा में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन, कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। मतलब ये है कि हम इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बात, सबसे बड़ी बात लिखी हुई है कि कानून के सामने सब समान है, वहाँ पर कोई जाति, धर्म, लिंग ऐसा नहीं देखा जाएगा, ठीक है। कानून के सब सामने सब समान है। कोई भी लोग जहाँ चाहे अपने धर्म का, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो अभिभाषण या भाषण दे सकता है, भाषण दे सकता है, रैलियाँ निकाल सकता है, पीसफुली, शांति के साथ अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ एजुकेशन कर सकता है, ठीक है, कहीं पर भी घूम सकता है, आज़ादी है उसको। ये सब बातें, इस सब बातों को हमारे इसके अंदर रखा गया। यानी कि देखो यहाँ से अगर अपन देखें कि इक्वलिटी बिफोर गया एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, कोई भी आदमी बोल सकता है, कहीं पर भाषण दे सकता है, कोई नहीं रोकेगा। एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, है ना, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी, सभी को ये हक है। कहीं पर भी आदमी कोई भाषण, स्पीच दे सकता है, अपने धर्म की, अपनी जाति की, अपना कोई प्रॉब्लम है उसको लोगों के सामने रख सकता है ना। मज़ेदार, ये सारी बातें थी, तभी तो हमने इसको यस किया, स्वीकार किया। अभी 5 है, 2-3 पॉइंट और है, उसके बाद में क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 6ठा पॉइंट देखो कि द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड, ठीक है, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड एक्यूरेट सेफगार्ड्स, यानी कि जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो जनजातीय क्षेत्र है, मतलब ट्राइबल एरियाज,
दलित हैं, है ना, वो अन्य कोई भी पिछड़े वर्ग हैं, उनको समुचित सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि जनजाति के लोग रहते हैं उनको, मैंने कहा भी था, इसके लिए हमने एक आरक्षण लेके आए। हमारे संविधान में एक आरक्षण का प्रोसेस आएगा, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन का, कि जो तभी तो ये कैटेगरी बन गई, ST SC OBC जनरल, ये कैटेगरी आ गई कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, ठीक है, उनको ST SC में रख के उनको कैसे न कैसे ऊपर उठाया जाए, क्योंकि उनके पास में इतनी सुख सुविधाएं नहीं है कि वो अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकें, ताकि तो इसलिए उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, पढ़ाई फ्री कर दी, पढ़ाई में बहुत सारी छूट दे दी, और नौकरी की जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी होती है उनमें कुछ % की छूट दे दी, तो बहुत सारी, ताकि वो कैसे न कैसे ऊपर उठ जाए। ये सब इसके अंदर बातें हमने रखी, तभी हमें ये अपना छठा जो पॉइंट है वो भी ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव उसके अंदर रखा हुआ था, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगली, गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्र कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। अच्छा, जैसे कि हमारे पास कोई ज़मीन है, बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज अपन जहाँ रहते हैं वो हमारी ज़मीन हो गई, मतलब सपोज अपने खरी कोई ज़मीन हमारी है, वो खेती कर रहे हैं जहाँ पर, ऐसा मान लो कि हमारा खेत है, फील्ड है, उस खेत के अंदर अगर गलती से मान लो कि अपन ने कोई खुदाई कर ली और उसमें सोना निकल के आ गया, तो वहाँ पर अब हमारा हक नहीं है, समझ गए, क्योंकि थल, जल और आकाश तीनों में कानून काम करेगा कि कहाँ कब तक ये ज़मीन हमारी है, हमारी होते हुए भी अपन को तब खाली करना पड़ेगा। जैसे कोयला निकल गया, पेट्रोलियम निकल गया, तो वहाँ पर गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट का हक होगा, अपन को वहाँ की जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे देश के सभी लोगों के लिए हैं। क्योंकि जैसे कहीं पर कोयला निकल गया, पेट्रोल निकल गया, तो उससे कितनी सुख सुविधाएं लोगों को मिल सकती है। गवर्नमेंट बहुत बड़े अमाउंट पे उसको खुदाई करके बहुत जगह रिफाइनरी लगा सकती है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर हमें उस जगह खाली करनी पड़ेगी। हाँ, उस टाइम उस जगह का अपन को पैसा है पर वापस उसके जगह के बदले ज़मीन के बदले ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन ये सब बातें हैं। तो वहाँ पर ये पहले से ही बात मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जल, थल, जल और आकाश, समझ गए, यानी द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर, ठीक है, यानी कि टेरिटोरियल का मतलब होता है जो हमारी बाउंड्री है, क्षेत्रीय जो जमीन है, इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड सॉवरेन जो राइट्स हैं वो लैंड, सी और एंड एयर के शेल बी मेंटेन अकॉर्डिंगली टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिटीजन नेशंस, यानी कि वो सिविलाइज्ड नेशन, लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। ध्यान रखना, जो हमारे जस्टिस है, न्याय, अकॉर्डिंग हमारे संविधान में ऐसा बातें लिखी हुई है, उसके अनुसार ही लैंड, सी और एयर के अंदर हमारा हक होगा, समझ गए। तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। जल, थल, आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? राष्ट्र के कानून और न्याय के अनुसार ही काम होगा। लास्ट है, विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश के स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। बिल्कुल सही है, यानी कि द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी अगर किसी का विश्व शांति और मानव कल्याण की बात हो या मानव कल्याण के विकास या डेवलपमेंट की बात हो, तो पूरा कोई भी देश, जैसे ऐसा मानो कि अभी जैसे कोरोना महामारी आई थी, तो ये जो कोरोना महामारी आई कि अभी चल भी रही है, तो इस टाइम पर जैसे ऐसा मान लो कि अभी जो सेकंड ले रही, इस टाइम पर हमारी थोड़ी कंडीशन देश की थोड़ी सी हालत गड़बड़ा गई थी, तो यूएसए ने हमारी हेल्प करी, रशिया ने हमारी हेल्प करी। मतलब अब हर कोई देश किसी भी, अगर किसी की विश्व शांति की बात चल रही हो या फिर उसके ऊपर किसी तरह का मानव विकास है, यानी कि जो मानव विकास का मतलब होता है कि मैनकाइंड की, पब्लिक वेलफेयर की और मैनकाइंड की कोई बात आ गई, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड की बात आ गई, तो कोई भी देश आज़ाद है, वो किसी भी देश, अन्य देश की हेल्प कर सकता है, करता भी, अपने भी करी थी। ये सब बातें हमारे उसमें उद्देश्य प्रस्ताव में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर लिखी हुई थी। ये आठों की आठों बातें आपको याद करनी है, मैंने समझा जरूर दिया है, लिखना है, मेरे साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और इनको बार बार रिवाइज करते रहो। ये थ्योरी आपका बेस मजबूत कर देगी, ये आपका फ्यूचर है, अभी से मजबूत कर लोगे। हैंड राइटिंग के पे ध्यान रखो और अच्छा लिखो, रेगुलर लिखते रहो, ठीक है, लिखने में बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, ठीक है, ओके।